Good morning friends, welcome to Tagore Science School. Today we will study our second chapter जिसका नाम है The Lost Spring. Lost Spring का अर्थ होता है फ्रेंड्स खोया हुआ वसंत. Spring means वसंत, एक सीज़न है, एक ऋतु है. Lost means खोना. यहाँ पर कोई ऋतु नहीं खो गई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई ऋतु खो गई है उसको खोजना है. इसका अर्थ है कि खोया हुआ बचपन. जब कोई हम छोटे बच्चे को हम किसी कार्य के अंदर, किसी हार्ड वर्क, किसी फैक्ट्री के अंदर लगा देते हैं, उसके ऊपर ये सारी स्टोरी बेस्ड है. इस कहानी में दो पार्ट हैं. पहला जो पार्ट है वह एक रेग पिकर का है, एक ऐसे लड़के का जो बांग्लादेश से यहाँ पर आते हैं और दिल्ली की सीमापुरी पर रहते हैं. उसके अंदर एक साहिब आलम नाम का एक छोटा लड़का होता है. वह कचरा बीनने का कार्य करता है, जिनको हम रेग पिकर्स कहते हैं. रेग यानी कचरा, पिक यानी उसको चुनने वाला, तो रेग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाला. उसकी सारी कहानी उसके अंदर पहले पार्ट में बताई गई है. और जो दूसरी स्टोरी है वह फिरोजाबाद में जो बैंगल्स इंडस्ट्री है, जो चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसके ऊपर ये दूसरी कहानी बेस्ड है. काफ़ी अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स. इस कहानी को देखिए, समझिए और पढ़िए. मैं आपको लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करवाऊंगा, आप इसे समझिए और अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए. फ्रेंड्स देखिए कि कैसे हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं. लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. खोया हुआ वसंत या खोया हुआ बचपन. कहानियाँ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियाँ. अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं. इसके जो लेखक हैं एनिस जंग हैं. वॉज बॉर्न इन राउरकेला. राउरकेला में उनका जन्म हुआ है. एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना जो बचपन है वह व्यतीत किया था राउरकेला के अंदर ही. एंड एडोलसेंस, और अपनी युवावस्था उन्होंने व्यतीत की है इन हैदराबाद के अंदर. सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उन्होंने जो एजुकेशन प्राप्त की है वह हैदराबाद तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे. एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. एनिस जंग ने अपना जो कैरियर, अपना जो जीवन था वह एक लेखक के तौर पर भारत में प्रारंभ किया था. सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर. वह एक संपादक भी रह चुकी है और एक स्तंभकार भी रह चुकी है फॉर मेजर न्यूज़पेपर, कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर के लिए. इन इंडिया एंड अब्रोड, भारत में अब्रोड का अर्थ होता है देश से बाहर, और देश के बाहर भी कई मेजर न्यूज़पेपर के लिए वह एक संपादक का कार्य कर चुकी है. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई किताबें भी, वह ऑथर्ड का अर्थ होता है लेखन करना, कई किताबें वह लिख भी चुकी है. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट, जो आने वाला जो अध्याय है वह एक एक्सट्रैक्ट है, वह एक अंश है फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब का टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, जिनका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हियर सी एनालाइजेज, वहाँ पर यह एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है. एनालाइज यानी विश्लेषण करना. द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग का अर्थ होता है कष्टकर. जो कष्टकर गरीबी है, जो दुविधा वाली जो गरीबी है, उसके ऊपर वह बताती है, वह एनालाइज करती है, उसका विश्लेषण करती है. एंड ट्रेडिशंस विच कॉन्डेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशंस, और कॉन्डेम यानी आरोप लगाती है दीज चिल्ड्रन की, ये जो बच्चे हैं, टू ए लाइफ के इनका जो जीवन है ऑफ एक्सप्लॉइटेशंस, वह किस प्रकार से शोषण में चलता है. इस प्रकार से वह इस कहानी में, इस चैप्टर में वह यह बताती है कि इन गरीब बच्चे जो शुरुआत के अंदर ही कठिन कार्यों के अंदर फैक्ट्री में, चाय की दुकानों पर लगा दिए जाते हैं, इन बच्चों के जीवन पर क्या कुछ व्यतीत होता है, उसके ऊपर, उनके शोषण के ऊपर ये इस कहानी में बताती है. तो फ्रेंड्स देखते हैं, इस चैप्टर की प्रारंभ करते हैं. इस चैप्टर का जो पहला जो पैराग्राफ है वह इस प्रकार है. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज में, गार्बेज यानी कचरा, कचरे में मुझे 1 रुपया मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब.
whom I encounter every morning scratching for gold in the in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? लेखिका साहिब आलम से पूछती है whom I encounter. encounter का अर्थ होता है सामना हो जाना, मिलना, आमने सामने मिलना। मैं साहिब से पूछती हूँ कि तुम एवरी मॉर्निंग स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड, कि तुम ये ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं साहिब से पूछती हूँ होम आई एनकाउंटर, जो मुझसे मिल जाता है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड, स्क्रॉचिंग का अर्थ होता है खोजना, तलाशना, जो सोने की तलाश में, इन द गार्बेज, कचरे में सोने की तलाश में निकल जाता है या खोजता रहता है। गार्बेज डम्प्स का अर्थ होता है फ्रेंड्स कचरे का जो ढेर होता है उसे हम गार्बेज डम्प्स बोलते हैं। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के जो कचरे का ढेर है उसके अंदर वह सोने की तलाश में प्रत्येक दिन यहाँ पर आ जाता है। अब सोने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि सोने के सिक्के, यहाँ पर है कि उनकी जीविका जो यापन करने के लिए जो 1-2 रुपए का जो कचरा बीनते हैं, वो प्लास्टिक, लोहा, जो भी उनको मिलता है वही उनके लिए क्या है, सोना है। तो वह उनको तलाशने के लिए जो प्रत्येक सुबह आते हैं, और जब लेखिका उनको देखती है तो वो उनसे पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना जो घर था वह कई समय पहले ही छोड़ दिया था। लेफ्ट यानी छोड़ना। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, वह ढाका के जो हरे भरे खेत थे उसके बीच में उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिसेंट मेमोरी, उसका जो घर था वह अब एक डिसेंट, एक दूर की, डिस्टेंस का अर्थ होता है दूर की, वह एक डिस्टेंट मेमोरी बन गया है उसके लिए, एक दूर की याददाश्त बन गया है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, वहाँ पर कई तूफ़ान आए थे। स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफ़ान, आंधी तूफ़ान। वहाँ पर कई तूफ़ान आए थे और वह तूफ़ान, उन तूफ़ानों ने उसके खेतों को और उसके घर को क्या कर दिया था, हटा दिया था। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे का अर्थ होता है बहा कर ले जाना, ले गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, ये उनकी माताजी साहिब को बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और यही कारण था कि वह ढाका को छोड़कर आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, बड़े शहर में सोने की तलाश में या पैसों की तलाश में। वेयर ही लिव्स नाउ, जहाँ पर वह अभी रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर, मटर्स का अर्थ होता है धीमी आवाज़ में बड़बड़ाना, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लुकिंग अवे, इधर उधर या दूर देखते हुए वह यह बात कहता है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, ग्लिबली का अर्थ होता है मजाक में। मैंने मजाक में उससे कह दिया कि विद्यालय जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और यह कहते हुए मैंने तुरंत ही यह महसूस कर लिया हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो दी गई एडवाइस थी, मेरे द्वारा जो दी गई सलाह थी वह कितनी छिछली थी। मतलब मैं जानती थी कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो वह ढाका को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, और स्कूल जाने के लिए तो पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो स्कूल जाता तो फिर घर का खर्चा कौन चलाता। तो मेरे द्वारा दी गई सलाह जो थी वह पूर्णतया बेकार थी, या मुझे उसी समय पता चल गई। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहिब आलम फिर भी कहता है कि मेरे पास में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, जब सरकार वहाँ पर कोई विद्यालय बनाएगी, आई विल गो, तो मैं निश्चित ही उस विद्यालय के अंदर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने, जोकिंग का अर्थ होता है मजाक में, मैंने आधे मजाक में उससे कह दिया कि यदि मैं विद्यालय प्रारंभ करती हूँ तो क्या तुम आओगे। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली का अर्थ होता है चौड़ी मुस्कान करना। वह चौड़ा मुस्कान करते हुए तेज़ी से मुस्कुराते कहता है हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी, कुछ दिनों बाद मैं उसे देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़ते हुए आता है और मुझसे कहता है कि क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार हो गया है। इट्स टेक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, मैं उससे कहती हूँ कि विद्यालय बनाने में कुछ समय लगता है। इम्ब्रेंस का अर्थ होता है लज्जित होना, शर्म से सिर झुक जाना। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा किया था उससे
दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई भी अर्थ नहीं था। उसने तो उससे मजाक में कह दिया था कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे। तो साहिब उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार हो गया है। उसका जो पूछने का तरीका था वह पूर्णतया आशावादी था, परंतु लेखिका जानती थी कि उसने तो मजाक में ये बात कही थी। बट प्रोमिसेज लाइक माइन, परंतु मेरे द्वारा इस प्रकार से किए गए प्रोमिसेज अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ल्ड। उसके ब्लिंक का अर्थ होता है नीरस या खाली। उसके खाली संसार में एक नई आशा की किरण भर देते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के बाद, उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंस यानी बताना। वह बताता है कि उसका नाम साहिब ए आलम था। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वह नहीं जानता था कि उस नाम का अर्थ क्या होता है। इफ़ ही न्यू, यदि वह जानता, इट्स मीनिंग, इस नाम का अर्थ, लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स, कि साहिब ए आलम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का भगवान। लॉर्ड्स यानी भगवान, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम टू बिलीव इट, तो शायद उसको बहुत मुश्किल या कठिन समय लगता है इस बात को जानने के लिए कि उसका नाम का अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड का राजा, और ब्रह्मांड का राजा जो है वह कचरा बीन रहा है, तो उसे इस बात पर विश्वास करने में काफ़ी कठिन होता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होकर, अनअवेयर यानी अनजान होकर कि उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ गलियों में, रोम्स यानी घूमता रहता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बैर फिटेड बॉय हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिस्पेयर एट नून, ऐसे लड़के जो नंगे पैर, बैर फिटेड का अर्थ होता है नंगे पैर। एक आर्मी, एक सेना जो नंगे पैर वाले लड़कों की थी, जो अपीयर, जो आ जाते थे, प्रकट हो जाते थे, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जिस प्रकार से सुबह पक्षी आ जाते हैं, एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी गायब हो जाना, और गायब हो जाते थे एट द नून, दोपहर पर। ओवर द मंथ्स आई हैव टू कम रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक एक बच्चे का नाम जानने लग गई थी या पहचानने लग गई थी। रिकॉग्नाइज यानी जानना, पहचानना, तो मैं उनमें से प्रत्येक एक को जानने पहचानने लग गई थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, उनमें से उस एक लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी माताजी, सेल्फ यानी अलमारी, अलमारी से चप्पल को नीचे नहीं उतारती है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर चप्पल नीचे उतार दी जाएगी तो ये ने घिस देंगे, चप्पल जल्दी पुरानी हो जाएगी। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड अनदर who is wearing shoes that does not match. Even if she did, he will throw them off, add another. एक दूसरे लड़के ने उसमें बात आगे बढ़ाकर कही कि यदि इसकी माताजी इसे चप्पल उतार कर भी दे देगी, यह उन चप्पलों को फेंक देगा। वह लड़का जो ये बात बोलता है, who is wearing shoes, जो जूते पहने हुए था, that does not मैच, जो मैच नहीं कर रहे थे, मतलब एक जूता कोई दूसरे कलर का था, एक दूसरे कलर का था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उन जूतों पर कमेंट किया। ही सफल हिज फीट, सफल का अर्थ होता है घसीटना, पीछे की तरफ छिपाना, उसने अपने पैरों को घसीटा। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ऑन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, उसने कभी भी अपने जीवन में एक जोड़ी जूता कभी भी उसने नहीं पहने थे। ऑन का अर्थ होता है स्वयं का, स्वयं के उसने कभी भी जूते खरीदे या पहने नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफीट, जब मैं देश की यात्रा करती रहती हूँ तो मैंने कई बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह कोई पैसों की कमी के लिए नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, परंतु एक परंपरा बन गई है। टू स्टे बैरफीट, नंगे पैर रहना, स्टे यानी रहना। इज़ एन एक्सप्लेनेशन, अगर मैं इसकी व्याख्या करके आपसे कहूँ तो आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन
अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, क्या यही एकमात्र एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है यह बताने का, अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी की एक सीमा को, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का अर्थ होता है गरीबी की सीमा को बताना, गरीबी की स्थिति को दिखाना। क्या नंगे पैर रहना ही हमें गरीबी को दिखाता है कि वह जूते नहीं पहन रखा है तो वह गरीब है? हम कई बार देखते हैं कि गरीब बच्चे जो भीख मांगने वाले होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, जो कपड़े वगैरह इस प्रकार से फटे पुराने पहनते हैं, क्या हम इसी प्रकार से दिखा सकते हैं कि वह गरीब है? आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम UDP वंस टोल्ड मी। मुझे याद आती है एक ऐसी कहानी, एक आदमी की जो UDP से था। वंस टोल्ड मी, उसने मुझसे ये कहानी कही थी। एज अ यंग बॉय, जब वह एक युवा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह एक युवा लड़का था तो वह विद्यालय जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वह जो विद्यालय थी वह एक पुराने से टेम्पल के पास में थी, वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट। वहाँ पर उसके पिताजी एक प्राइस्ट थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वह वहाँ पर संक्षिप्त, ब्रीफली का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, वह कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकता था टेम्पल पर, एंड प्रे और प्रार्थना करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, एक जूते जोड़ी के लिए वह प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे एक जूते जोड़ी के दिला दो। ही वुड 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं वापस उसी कस्बे में जाती हूँ, एंड द टेम्पल और उसी मंदिर में जाती हूँ, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन द एयर ऑफ डेजोलेशन। इन द एयर ऑफ डेजोलेशन, ड्रॉन का अर्थ होता है डूब जाना, जो और डेजोलेशन का अर्थ होता है नीरस, जो नीरसता के भाव में पूर्णतया डूब गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस, जब वहाँ पर अब नया पुजारी आ गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर अब नई लाल तथा सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस इन द ग्रे यूनिफॉर्म, और एक जवान लड़का जिसने ग्रे रंग की, मटमेले रंग की एक पोशाक पहनी हुई थी, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी विद्यालय की, वियरिंग सॉक्स पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए थे। अराइड पैथिंग, जो हाफते, पेंटिंग का अर्थ होता है हाफते हुए, जो हाफते वहाँ पर आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बैग, और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बैग बेड का अर्थ होता है जो समेटने वाला जो चारपाई होती है उसके ऊपर अपने बैग को गिरा देता है। लुकिंग एट द बॉय, और लड़के की तरफ जब वो देखता है, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। मुझे उस लड़के की याद आती है जो पहले प्रेयर करता था। मुझे इस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उस लड़के की जो प्रार्थना थी वह इस लड़के के रूप में पूर्ण हो जाती है जब इसको एक नए जूते मिल जाते हैं। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे अब इनको कभी भी नहीं खोना चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो देवी थी उसने उस लड़के की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। ग्रांट यानी स्वीकार करना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ क्राइस्ट नाउ वॉर शूज़, जवान लड़के जैसे कि पुजारी का जो लड़का था वह अब जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स, परंतु बहुत दूसरे लड़के जैसे कि वो कचरे बीनने वाले थे, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वह अभी भी जूते रहित बने हुए हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फीट रेग पिकर्स, मेरी एक्वेंटेंस का अर्थ होता है जान पहचान, मेरी जान पहचान विद द बेयर फिटेड, उन नंगे पैर वाले रेग पिकर से, लीड्स मी टू सीमापुरी, वह मुझे सीमापुरी तक ले गई। अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की, पेरिफेरी का अर्थ होता है सीमा, जो दिल्ली की सीमा पर है, स्थित है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यपितु मैं कहूँ तो यहाँ से लगभग काफ़ी दूरी पर है। मेटाफोरिकली का अर्थ होता है लाक्षणिक रूप से, दोज हु लिव्स हियर, वे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, वे स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का अर्थ होता है बाहर से आए लोग जिन पर सरकार की नज़र रहती है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो यहाँ पर बांग्लादेश से आए थे 1971 में।
साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी इन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक जंगल था। इट स्टिल इज, वह अभी भी वैसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब यह खाली स्थान नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ पर कई कच्चे घर हैं। विथ रूफ्स ऑफ टीन, जिन पर चद्दर लगाए हुए हैं, चद्दर की छत है। एंड तारपोलिन, और तारपोलिन तिरपाल की छत है। डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लाइव 10,000 रेक फिगर। डिवॉइड का अर्थ होता है अभाव होना, जहाँ पर सीवरेज का, रनिंग पीने के पानी का आदि का अभाव है, वहाँ पर 10,000 कचरे बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वह लगभग यहाँ पर 30 साल से बिना किसी पहचान पत्र के रहते हैं। विदाउट परमिट, बिना किसी अनुमति के। बट विथ राशन कार्ड, परंतु इनका राशन कार्ड बना हुआ है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, उस राशन कार्ड से इनका जो नाम है वह वोटर लिस्ट में आ जाता है। वोटर लिस्ट में नाम आने से ये 30,000 किसी एक पार्टी को वोट दे देते हैं जो भी इनकी मदद करता है। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और वह राशन कार्ड इनको योग्य, इनेबल यानी योग्य बनाना, ग्रेन यानी धान खरीदने के योग्य भी बनाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, खाना जीवन जीने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी पहचान की तुलना में। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, यदि दिन के अंत में हम हमारे परिवार वालों को खाना खिला सकें। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमेज, और बिना एचिंग स्टोमेज का अर्थ है खाली पेट, वैसे तो एचिंग का अर्थ होता है दर्द, पेट में दर्द के, और बिना खाली पेट अगर हम सो सकें। वी वुड रेदर लाइव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे अपितु उन खेतों की तुलना में जो अब हमें धान नहीं दे पाते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर साड़ीज़, उन महिलाओं के एक दल में एक महिला ने मुझसे कहा जो टेटर साड़ी, टेटर का अर्थ होता है फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम अपने हरे भरे खेतों को और उन नदियों को क्यों छोड़कर आए। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उन्हें खाना मिलता है। दे पिच देयर टेंट्स, वह अपने टेंट वहीं लगा लेते हैं। बिकम ट्रांजिस्ट होम्स, और एक अस्थायी घर उनके वहाँ पर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो इन देम, बच्चे उन्हीं के अंदर बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और पार्टनर बनते हैं, जीवन जीने में उनकी भूमिका निभाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकर, और सीमापुरी में सर्वाइवल यानी आजीविका का अर्थ है कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों के दौरान, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, यह कचरा बीनना जो है यह एक फाइन आर्ट बन गया है। फाइन आर्ट का अर्थ होता है ललित कला। यह एक फाइन आर्ट का इसने अब रूप ले लिया है, ललित कला का रूप ले लिया है। इसका अर्थ है कि उन्हें कचरे में भी किस चीज़ को कचरे का ज़्यादा भाव है, किसका कम भाव है, यह उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कचरा उनके लिए सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ाना की रोटी है। अ रूफ, एक छत है। ओवर देयर हेड, जो उनके छत पर है। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे वह टपकती हुई छत क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए यह कचरा उस खाने से और उस टपकती हुई छत से भी बहुत ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी 1 रुपया उसमें कचरे में मिल जाता है। यहाँ तक कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। साहेब से, साहेब ये बात कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक जाती है जब वो ये बात कहता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको एक कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलता है। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप उसको खुरेचना या उसको तलाशना बंद नहीं करते हैं इस आशा में कि आपको और अधिक वहाँ पर मिल सकता है। इट सीम्स, यह ऐसा प्रतीत होता है। दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कचरे का जो अर्थ है वह उनके माता पिता से थोड़ा सा भिन्न है।
क्योंकि माता पिता के लिए तो वह एक खाना, एक ब्रेड और एक छत के रूप में है, जबकि बच्चों के लिए यह एक मनोरंजन का साधन है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर। बच्चों के लिए यह एक आश्रय में लिपटा हुआ एक आश्रय। wrap का अर्थ होता है लिपटना किस चीज़ को, वंडर यानी आश्चर्य। फॉर द एल्डर्स, जबकि बड़ों के लिए इट इज़ मीन्स फॉर सर्वाइवल। बड़ों के लिए यह जीवन जीने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह में, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय अ फाइनेंस गेट। फाइनेंस का अर्थ होता है जालीदार। एक सर्दी की सुबह मैंने साहेब को एक जाली लगे हुए गेट के बाहर ऑफ नेबरहुड क्लब ने पड़ोस के एक क्लब के बाहर मैंने उसको खड़ा देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट, वह दो सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए लड़के को प्लेइंग टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही वह हामी भरते हुए कहता है कि मुझे खेलना पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, सहमति बनाए हुए, टू वॉच वह देख रहा था, इट स्टैंडिंग खड़ा होकर, बिहाइंड द फेंस उस जालीदार गेट के पीछे खड़ा होकर, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। वह कंसेंट का अर्थ होता है सहमति बनाना। वह सहमति बनाकर कहता है कि जब कोई अंदर नहीं होता है तो मैं कभी कभी अंदर चल जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे, स्विंग का अर्थ होता है झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहेब भी टेनिस शूज़ पहना हुआ था। देट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके रंग उड़े हुए शर्ट के ऊपर और उसके शॉर्ट्स, उसके पायजामे, उसके निक्कर के ऊपर थोड़ा सा भद्दा लग रहा था। समवन गेव देम टू मी, किसी ने वह जूते उसको दिए थे। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने व्याख्या करने के तरीके से यह कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्टेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, वास्तविक बात यह थी कि यह किसी अमीर व्यक्ति के, डिस्कार्टेड का अर्थ होता है नकारे हुए या ठुकराए हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद उन जूतों को पहनना इसलिए मना कर दिया, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन जूतों में से एक जूतों में एक छेद हो गया था। डज नॉट बॉथर हिम, और शायद वह उसे पसंद नहीं थे। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफिटेड, परंतु एक ऐसे लड़का जो हमेशा नंगा पैर घूमता है, उसको यह एक छेद वाला जूता बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। इवन शूज़ विथ अ होल इज़ ए ड्रीम कम्स ट्रू, चाहे उस जूते में एक छेद ही क्यों ना हो, साहेब के लिए तो यह एक स्वप्न सिद्ध करने वाले जूते के समान था। बट द गेम ही इज वॉचिंग, परंतु वह खेल जो वह देख रहा था, सो इंटेंटली, इतने ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर था। क्योंकि टेनिस का जो गेम था वह काफ़ी महंगे कोर्ट में खेला जाता है, टेनिस के रैकेट भी काफ़ी महंगे आते हैं, टेनिस बॉल काफ़ी महंगी आती है, तो वह तो कोई इसे खेलने नहीं देगा। तो जूते तो डिस्कार्टेड थे, वह ठुकराए हुए थे किसी अमीर लड़के के, तो वह तो उसे मिल गए, लेकिन टेनिस खेलना उसके लिए इतना आसान नहीं था, वह एक महंगा गेम है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब आज सुबह मैं उसे साहेब को देखती हूँ तो साहेब अपने रास्ते पर एक दूध की एक दुकान के पर जा रहा होता है। इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का एक केतली थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वह कहता है कि अब मैं वहाँ पर एक चाय की थड़ी पर नीचे की तरफ काम करता हूँ। ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह दूर स्थान पर इशारा करते हुए कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील, उसे 800 रुपये और उसे खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वह जॉब पसंद है? आई आस्क, मैं उसे पूछती हूँ। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, वह बिना केयर फ्री लुक जो था, जो उसका लापरवाहपूर्ण ढंग, जो मस्त जो उसका चेहरा था, वह उसे खो देता है, केयर फ्री लुक को वह खो देता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, क्योंकि जो स्टील कैनिस्टर था, जो स्टील की जो केतली थी, वह उस प्लास्टिक बैग से थोड़ा भारी लगती थी। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, क्योंकि वह उस प्लास्टिक वाले जो कचरे बीनने वाले जो
प्लास्टिक का जो बैग था उसका वो बहुत आसानी से उठा सकता था। द बैग वॉज हिज, और वह बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, परंतु वह स्टील की जो केतली थी वह उस आदमी से संबंधित थी। बिलोंग का अर्थ होता है संबंधित होना। वो ऑन द टी शॉप, जो उस चाय की थड़ी को चलाता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, इस काम में साहिब अपना स्वयं का मालिक नहीं था, वह किसी दूसरे की नौकरी करता था। जबकि जो प्लास्टिक, जब वो कचरा बीनता था वह अपना खुद का मालिक था, वह चाहता तब तक कचरा बीनता, बाकी उसको बंद करके उस थैले को उठाकर घर पे आ सकता था। परंतु इस चाय की थड़ी पर वह अब घर पे नहीं आ सकता था। तो फ्रेंड्स, यह जो कहानी थी यह साहिब आलम की कहानी थी। क्या कुछ हुआ था इसमें रेग पिकर्स में, कैसे वो कचरा बीनता था, वह बांग्लादेश से आए थे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वह एक मुकेश नाम के एक लड़के की कहानी है जिसका ड्रीम्स भी कुछ अलग होते हैं साहिब की तरह ही। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, इंसिस्ट का अर्थ होता है जोर देना। मुकेश अपना स्वयं का मालिक होने के ऊपर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंस यानी बताना, घोषणा करना। मुकेश बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो, लेखिका उससे पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखना चाहूँगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, वह मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है यह बात। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, उसके जो ड्रीम थे, उसका जो स्वप्न था, लूम्स का अर्थ होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, एक अनक्लियर सा दिखता था। लाइक ए मिराज, एक मिराज की तरह, एक मरीचिका की तरह। मरीचिका क्या होती है, पानी के जब हम सड़क पर देखते हैं तो एक भ्रम जो होता है, डिसोल्यूशन जो होता है, उसे हम बोलते हैं मिराज। वो उस मरीचिका की तरह, उस मिराज की तरह, एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, एमिड्स यानी मध्य में, इन डस्ट ऑफ स्ट्रीट की तरह यानी धूल की जो गलियां है उनकी तरह वह वहाँ पर, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जैसे फिरोजाबाद में जो धूल, कांच की चूड़ियों की जो धूल होती है वह भरी हुई रहती है, वैसे उसका सोपन जो है वह भी उस मरीचिका से पूर्णतया भरा हुआ है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो कि उसकी चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह सेंटर है, मध्य है इंडिया, भारत की जो ग्लास ब्लोइंग, ब्लो का अर्थ होता है आकार देना, फुलाना, इंडस्ट्री, जो ग्लास को आकार देने वाली जो उद्योग हैं उसका एक सेंटर है। कौन? फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज़ है, जहाँ पर परिवार जो हैं, स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस होती है भट्टियाँ, जहाँ पर कई परिवारों ने भट्टियों के चारों तरफ कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है। वेल्डिंग ग्लासेस, वेल्डिंग एंड जोड़ना, ग्लासेस को जोड़ते हुए। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सीम, इस धरती की लगभग सभी महिलाओं के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर बेंगल्स बनाए जाते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं के बीच में है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ द इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जानता कि ये बच्चों के लिए, मुकेश जैसे लड़कों के लिए इलीगल है। इलीगल यानी अवैध, जो पूर्णतया कानूनी न हो। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर, कार्य करना हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान के ऊपर कार्य करना, उन भट्टियों में उच्च तापमान पर कार्य करना बिल्कुल क्या है, इलीगल है बच्चों के लिए। इन डेंस सेल, डेंसिंग होती है फ्रेंड कालिक लगी हुई, सेल यानी कोठरी, विदाउट एयर जिसमें ना तो हवा आती है, एंड लाइट और ना ही रोशनी आती है। डेट द लॉ, यदि मैं कानून की बात करूं, इफ़ इन्फोर्स, यदि इन्फोर्स करके कहा जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर daylight hours, often losing the brightness of their eyes। यदि इन्फोर्स करके कानूनी तरीके से मुकेश जैसे लड़कों को या उसके जैसे ही 20,000 दूसरे बच्चों को उन हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जाए, वेयर दे स्लॉग दे डे लाइट, जहाँ पर वे अपने दिन का प्रकाश को व्यतीत करते हैं। ऑफन लूसिंग द ब्राइटनेस,
यद्यपि कब तक व्यतीत करते हैं? अपनी आंखों की, ऑफन ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का अर्थ होता है आंखों की जो ज्योति है, उस ज्योति को खोने तक वह वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर कार्य करते हैं उन कालिक लगी हुई कोठरियों के अंदर। मुकेश आइज बीम एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें बीम यानी चमकना, तो मुकेश की आंखें चमक जाती है एज ई वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का अर्थ होता है स्वेच्छा से, टू टेक मी होम, जब वह स्वेच्छा से मुझे अपने घर लेकर जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, जो वह गर्व से कहता है कि उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। रिबिल्ड यानी उसका पुनर्निर्माण होना, रिबिल्ड यानी पुनः बनाना। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, हम बदबूदार गलियों से जाते हैं। चौक विथ गार्बेज, जो गार्बेज यानी कचरे से पूर्णतया अवरुद्ध है। चौक यानी अवरुद्ध होना, रुके होना। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स, ऐसे घरों के पास से जाते हैं जो पूर्णतया होवेल्स हैं, एकदम खंडर टाइप के से हैं। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी वॉल दीवारें जो हैं वह हिलने वाली है। वॉबली डोर्स, वॉबली यानी लड़खड़ाते हुए आवाज़ करने वाले दरवाजे हैं। नो विंडो, ना कोई खिड़कियाँ हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, केवल वहाँ पर परिवार पूर्णतया भरे हुए हैं मनुष्यों से और जानवरों से। कोएग्जिस्टेट्स का अर्थ होता है साथ साथ रहना। इन ए प्राइमिवल स्टेट, प्राइमिवल का अर्थ होता है आदिकालीन युगिन से या आदिकालीन युग से साथ साथ रहते हैं। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ सच हाउस, वह इसी प्रकार के एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर, बैंक्स यानी लात मारता है एक वॉबली यानी हिलते हुए आयरन यानी लोहे के दरवाजे पर विथ हिज फुट, अपने पैर से। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का मारकर इसे खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम प्रवेश करते हैं एक अर्धनिर्मित झोपड़ी के अंदर। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में। थैच विथ, थैच का अर्थ होता है छप्परदार, जिसके एक हिस्से में छप्परदार डेड ग्रास, छप्पर लगा हुआ था सूखी घास का। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और एक फायरवुड यानी फायरवुड स्टोव का अर्थ होता है चूल्हा। एक चूल्हे पर एक बड़ा सा वेसल यानी बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पिनिस लीव्स, जिस पर पालक की पत्तियां, सिजलिंग का अर्थ होता है छींटे मारना, छींटे मार रही थी या पालक उबल रहा था। ऑन द ग्राउंड, फर्श पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एक लार्ज एल्यूमिनियम के प्लेट के अंदर। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, दूसरी चॉप्ड का अर्थ होता है कटी हुई सब्जियां थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और एक फ्रेल का अर्थ होता है मरियल सी, दुबली पतली। एक दुबली पतली जवान महिला इज कुकिंग द इवनिंग मील, वह सायंकाल का भोजन पका रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल, यद्यपि उसकी आंखें जो थी वह धुएं से पूर्णतया भरी हुई थी, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। सी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह साल ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, परंतु फिर भी उसे बहू के सम्मान से पुकारे जाने लग गया। द डॉटर इन लॉ, बहू का अर्थ होता है द डॉटर इन लॉ मीन्स बहू। ऑफ द हाउस, इस घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसने पहले ही 3 व्यक्तियों का जो चार्ज है वह उसके ऊपर है। हर हस्बैंड, उसके पति की जिम्मेदारी वो उठाती है। मुकेश जो कि उसका देवर है वह उसकी जिम्मेदारी उठाती है। एंड देयर फादर, और उन दोनों के पति यानी उसके ससुर, उनकी जो पालन पोषण खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी वह उठाती है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब भी कोई वृद्ध व्यक्ति घर में प्रवेश करता है। सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह खड़ी होकर उस टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने वेल यानी घूंघट को अपने चेहरे पर निकाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ऐसा कस्टम यानी प्रथा मांग करती है। डॉटर इन लॉ, क्योंकि घर की जो बहू होती है। मस्ट वेल देयर फेस बिफोर ए मेल एल्डर, क्योंकि घर की जो बहू होती है वह घर के बड़े पुरुषों के सामने या उससे बड़े पुरुषों के सामने घूंघट निकालती है। यह क्या है? यह समाज की एक प्रथा है और ऐसा कस्टम डिमांड करता है। इन दिस केस, इस तरीके से द एल्डर इज इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो एल्डर हैं वह क्या है? इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर,
इस केस में जो बड़ा जो वृद्ध व्यक्ति है वह एक इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर है। वह एक अनौपचारिक चूड़ी निर्माता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट यानी के बावजूद, एक लंबे सालों के कठोर परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के तौर पर, एक दर्जी के तौर पर, देन ए बेंगल मेकर, फिर एक बेंगल मेकर के तौर पर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह अपने घर को रिनोवेट यानी पुनर्निर्माण करवाने में असफल हुआ। सेंड इज टू सन टू स्कूल, अपने 2 लड़कों को विद्यालय भेजने में असफल हुआ। ऑल ही हैज़ मैनेज, केवल एकमात्र जो वह कर पाया, मैनेज कर पाया, टू डू इज टीच देम, वह उनको सिखा पाया, वॉट ही नो, जो वह जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, यही उसका करम है, उसका भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी जी कहती है। Who has watched her own husband go blind, जिसने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था, with the dust from polishing the glass of Bengal, उस डस्ट से जो ग्लास ऑफ बेंगल, जो चूड़ियों की जो ग्लास थी, जो चूड़ियों की जो कांच था, उसकी पॉलिश करते हुए, जो उसकी पॉलिश से उसके पति को अंधे होते हुए देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की इस परंपरा को तोड़ा जा सकता है? सिंप्लाइज, वह उत्तर मांगती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, चूड़ी निर्माण करने वाली जाति में जन्म लेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल, उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल चूड़ियाँ ही देखी। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, प्रत्येक गली, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में, स्पायरल ऑफ बेंगल्स, स्पायरल का अर्थ होता है छल्ले, बेंगल्स यानी चूड़ियाँ, चूड़ियों के छल्ले, सनी गोल्ड, जो सूर्य की तरह सुनहरी चूड़ियाँ हो, पेडी ग्रीन, धान की तरह हरी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, रॉयल नीली चूड़ियाँ, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ऐसे 7 रंग, जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, उनकी सतरंगी जो चूड़ियाँ होती है, वैसी चूड़ियाँ उन्होंने देखी है। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड, लाई का अर्थ होता है रखे होना, पड़े होना, इन माउंट्स, माउंट्स का अर्थ होता है ढेरिया, एक ऐसी ढेरी में पड़ी होना। अनकेप्ट यार्ड, अनकेप्ट का अर्थ होता है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित वह यार्ड यानी आंगन में रखी हुई रहती है। आर पिल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और उसको उसकी ढेरी लगा दी जाती है। 4 व्हील्ड यानी 4 पहिए लगे हुए, हैंड कार्ट यानी जिसको हाथ से चलाए जाने वाले जो ठेला होता है उस पर। पुश बाय अ यंग मैन, जिसको एक जवान पुरुष धक्का देता है। अलोंग द नेरो लेन्स, उन संकड़ी गलियों के किनारे किनारे, ऑफ द सेंटी टाउन, उस अंधकार में कस्बे में, उस काली लगे कस्बे में। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन काली झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, पंक्ति वक्त फ्लेम्स जलती हुई रहती है, फ्लिकरिंग यानी फड़फड़ाती हुई, ऑयल लैम्प्स यानी चिमनियों की जो बाती होती है उसकी फ्लेम फड़फड़ाती हुई रहती है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के पास में बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, और वेल्डिंग यानी जोड़ते रहते हैं। पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, उन रंगीन कलर के कांच को, इनटू सर्किल ऑफ बेंगल, चूड़ी के सर्कल या गोला बनाते हुए। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें हैं वह इतनी समायोजित एडजस्टेड हो जाती है, टू द डार्क, अंधेरे से, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी से ज़्यादा उनको अंदर का अंधेरा ज़्यादा अच्छा लगता है, या उनकी आंखें अंदर अंधेरे में ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाती है बाहर की रोशनी की तुलना में। That is why they often end up losing their eyesight, और यही कारण है कि उनकी जो आंखों की दृष्टि है, आईसाइट जो है, वह खो देने का यही कारण है। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, कि वह वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की दृष्टि खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल, सविता जो कि एक जवान लड़की है। इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, जो एक भद्दी सी पिंक कलर की ड्रेस, ड्रेप का अर्थ होता है रंग उड़ा हुआ, पिंक कलर की पोशाक पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो एक वृद्ध महिला के पास बैठी है। शोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और जोड़ रही है कांच के टुकड़ों को।
एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक ए टोंग्स ऑफ मशीन, और उसके हाथ इतनी मैकेनिकली काम कर रहे हैं जैसे कि कोई मशीन का टोंग्स हो, मशीन का कोई पुर्जा या चिमटा जो काम करता है उस प्रकार से उसके हाथ जल्दी जल्दी उन कांच के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ, इफ सी न्यू, कि मैं आश्चर्य करूँगी कि क्या वह जानती है, द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स, इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में यदि वह कुछ जानती हो तो सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वह मदद करती है। इट सिम्बोलिस एन इंडियन वुमन सुहाग, ये सिंबल है, प्रतीक है एक भारतीय महिला के सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस, एक पवित्रता है इन मैरिज, और इसको एक पवित्र बंधन माना जाता है मैरिज, विवाह में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन इसे भी डॉन यानी डाल देना, पहना दिए जाना, उसको भी यह चूड़ी एक दिन पहना दी जाएगी। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल, जब उसका जो सिर है वह एक लाल कलर की जो वेल घूंघट से ड्रेप्ड यानी ढका होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, उसके हाथों को डाइड यानी रंगा जाएगा, हीना यानी मेहंदी से। एंड रेड बेंगल रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़िया उसकी कलाई में पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, उस महिला की तरह जो उसके पास में बैठी है। हु बिकम वन मेनी ईयर्स अगो, जो वह वृद्ध महिला जो कई साल पहले यहाँ पर दुल्हन बनकर आई थी। सी स्टिल हैज़ बेंगल ऑन हर रिस्ट, अभी भी उस महिला के कलाई में चूड़ी है। बट नो लाइट इन हर आइज, परंतु उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉयज, वह महिला यह कहती है एक ऐसी एक आवाज़ में जिसमें जॉय, आनंद की बिल्कुल भी अभिव्यक्ति नहीं होती, आनंद बिल्कुल भी नहीं दिखता, वह दर्द भरी आवाज़ में कहती है। सी हैज़ नॉट एन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक वक्त भरपेट खाना नहीं खाया है। दैट्स वॉट शी हैज़ रेप्ड, और जो उसने बोया है उसका यही फल है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोविंग बियर्ड सेज, उसका पति जो एक वृद्ध व्यक्ति है जो अपनी लहराती हुई बियर्ड्स यानी दाढ़ी से कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, मैंने कुछ भी चीज़ नहीं मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानता एक्सेप्ट बेंगल्स, बेंगल्स यानी चूड़ियों के अलावा। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो कुछ भी इस फैमिली में जीवन जीने के लिए जो किया है वह सब कुछ इन चूड़ियों की वजह से ही किया है। हियरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर, कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने क्या कुछ अचीव किया है उसके जीवन में जो बहुत सारे अपने लाइफ टाइम में असफल हो जाते करने के लिए। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर छत है, जबकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पूरे जीवन भर में एक मकान भी नहीं बना पाते हैं। तो उसको सुनकर, उसकी बातें सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, द क्राई ऑफ, ये रोना धोना, ये चीख पुकार ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं होने की जो दुख है। टू डू एनीथिंग, किसी भी दूसरी चीज़ को करने की सिवाय, एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और यही एक कारण था कि उन्होंने बेंगल्स बनाने के इस बिजनेस को कैरी ऑन रखा, क्योंकि पैसे के अभाव में वो किसी दूसरे कार्य को नहीं कर पाए। नॉट इवन इनफ टू ही ईट, क्योंकि उनके पास ना तो खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। रिंग्स इन एवरी होम, सारे घरों में, प्रत्येक घरों में यही बात घूमती रहती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वह जवान व्यक्ति इको यानी सुनाता है, या इको यानी वैसे इको यानी गूंजना होता है, लेमेंट यानी विलाप, वह विलाप सुनाता है ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, छोटा बच्चा जो लिटिल, कुछ चीज़ें तो समय के साथ बदल जाती है। इट सीम, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, कई सालों की माइंड नंबलिंग, मस्तिष्क को हिला देने वाली टॉयल परिश्रम, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इन सारी इनिशिएटिव, इन सारी पहलों को। एंड द एबिलिटी
टू ड्रीम, और उन सारी एबिलिटी को, योग्यता को, स्वप्न देखने की योग्यता को मार देती है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव। लेखिका उनसे कहती है कि आप कोऑपरेटिव या एक सामूहिक समूह में क्यों नहीं इकट्ठा हो जाते। ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है एक जगह अपने आप को संगठित करना। आज के ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक जवान व्यक्तियों के दल से लेखिका ये पूछती है, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, जो घेरे गए हैं, एक कुचक्कर में घेरे गए हैं और मिडिल मैन, बिचौलियों के, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने फंसाया है उनके पिताजियों को, एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित भी हो जाएं, वी आर द, हम सभी, हु विल बी होल्ड बाय द पुलिस, कौन पुलिस के द्वारा घसीटना पसंद करेगा, बीटन, मार खाना, मारा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, या उसे जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई अवैध कार्य करने के जुर्म में। दे से, वे सभी ऐसा कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ना ही उनमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को कुछ अलग तरीके से देखे। देयर फादर्स, उनके पिताजी, आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी ये कार्य करके उतना थक चुके थे जितना वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वे इस बातों के एंडलेसली अंतरहित रूप से बात करते रहे, स्पाइरल एक गोल गोल घुमाते हुए, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी की तरफ से घूमती हुई, टू अपाथी, अन्याय, लालच, और फिर इनजस्टिस, अन्याय की तरफ आती है। लिसनिंग टू देम, उनको सुनना, आई सी, मुझे ऐसा लगा, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो ऐसे अलग अलग विश्व के बारे में, दो अलग अलग ऐसे ग्रुप के बारे में लगा। वन ऑफ फैमिली, कि एक ऐसा परिवार, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के वेब यानी जाल में फंस गया है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिनके ऊपर बर्डन यानी दबाव डाला गया है, बर्डन किया गया है, दबाव डाला गया है। स्टिग्मा का अर्थ होता है कलंक, जिसके ऊपर जाति का कलंक लगा दिया गया है। इन विच दे आर, जिसमें वे सभी बॉर्न, जिसमें वे सभी जन्म लेते हैं, एंड देयर अ विशियस सर्किल, और ये अन्यायपूर्ण जो चक्र है, ऑफ साहूकार, साहूकारों का, द मिडिल मैन, बिचौलियों का, द पुलिस मैन, पुलिस वालों का, द कीपर ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्राफ्ट, इन शासनकारियों का, एंड द पॉलिटिशियन, और राजनेताओं का, इन इसके बीच में वो फंस जाते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इम्पोज का अर्थ होता है दबाव, बैगेज यानी कोई चीज़ भार होना, तो ये सभी मिलकर एक ऐसा दबाव का भार डाल देते हैं ऑन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर, दैट ही कांट पुट डाउन, कि वह वापस उस भार से उभर नहीं पाता है। बिफोर ही इज अवेयर, या फिर वो दबा ही रह जाता है, ही कांट पुट डाउन, वह दबा रह जाता है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह अवेयर हो पाए, जागरूक हो पाए, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज इज फादर, वह उस चीज़ को उतने ही स्वाभाविक तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसके पिताजी ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यदि कुछ ही दूसरा कार्य करने का तात्पर्य है डेयर करना, डेयर यानी सामना करना या हिम्मत करना, किसी दूसरे कार्य को करने का अर्थ है उन सभी लोगों का सामना करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो है, हिम्मत करना जो है, यह उनके पालन पोषण का एक हिस्सा नहीं होता। ग्रोइंग अप का अर्थ होता है किशोरावस्था, पालन पोषण करना। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने एक थोड़ी सी फ्लैश यानी झलक देखी या समझी मैंने मुकेश के अंदर, आई एम चीयर्ड, मैं बहुत प्रसन्न थी। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह वापस बोलता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। गैरेज यानी जहाँ पर काम किया जाता है, मशीनें सुधारने का, गाड़ियों को सुधारने का कार्य किया जाता है, रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैरेज उसके घर से काफ़ी दूरी पर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट का अर्थ होता है जोर देना, अपनी बात पर जोर देकर कहना। मैं पैदल चल जाऊंगा, वह इस बात पर जोर देकर कहता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, जब लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, वह अचानक चुप हो जाता है। नो ही से, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर, और वह ग्राउंड को घूरता रहता है। स्टेयरिंग का अर्थ होता है घूरना,
वह ज़मीन को घूरता रहता है इन हिज स्मॉल मरमर, धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए। वह फ्लाइंग काइट, क्योंकि वह प्लेन उड़ाना पसंद नहीं करता था, वह प्लेन उड़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि प्लेन उड़ाना उसके स्वप्न से बहुत ज़्यादा अधिक था, जहाँ पर वह पहुँच नहीं पाता था। उसको पता है कि मैं मैकेनिक तो बन सकता हूँ लेकिन प्लेन नहीं उड़ा पाता, इसीलिए वह शर्म से अपना जो टॉपिक था वह चेंज कर लेता है और ग्राउंड को देखने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह स्टोरी हमारी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में करेंगे।